हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज की क्लास में हम लोग बोर का परमाणु मॉडल देखने वाले हैं। बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल यानी बोर 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 मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है। बोर का पूरा नाम नील्स हेनरिक डेविड बोर। इनका पूरा नाम क्या है? नील्स हेनरिक डेविड बोर। ठीक है। इनका जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। ये डेनमार्क के भौतिकी विज्ञानी थे। इन्होंने जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, उनके जो दोष थे उन दोषों को दूर करके एक मॉडल प्रस्तुत किया 1913 ईस्वी में। ठीक है। परमाणु की संरचना से संबंधित एक अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल और इस मॉडल में क्या क्या हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इसके अनुसार क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए तो पहले यहाँ लिख देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि नील्स बोर, शॉर्ट में ही नाम दे देते हैं। नील्स बोर ने 1913 में परमाणु की संरचना के संबंध में संशोधित सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है। इसके अनुसार चलिए देखते हैं इसके अनुसार क्या क्या सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है ना, इनमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट देते हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है। कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं पे घूमते हैं। ठीक है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिखाया गया जैसे चित्र में। तो पहला ये पॉइंट लिख सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में उस निश्चित ऊर्जा वाले स्तर में वृत्ताकार कक्षाओं में जब इस तरह से घूमते हैं, निश्चित कक्षा में रहकर जब इस पे घूमते हैं, तो ये ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं, है ना जी। तो देखो इसमें सुधार हो गया। रदरफोर्ड वाले में एक गड़बड़ी था, ऊर्जा का वो ह्रास कर जाते हैं और वो परमाणु नष्ट हो जाता है उनके अनुसार, तो गड़बड़ हो जाता है ना, उनका जो थ्योरी था उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया कि इसमें ये ऊर्जा का ह्रास नहीं घूमते हैं, ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं जब ये घूमते हैं निश्चित कक्षा में। तो और ऊर्जा का ह्रास नहीं करेंगे क्योंकि ये एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं, और जब ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा तो ये परमाणु बना रहेगा, सुरक्षित रहेगा, है ना जी। तो अब दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक
के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का हास्र नहीं होता है, हास्र नहीं होता है। ठीक है। और ये जिस कक्षा पे घूमते हैं ना, उन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं या ऊर्जा सेल कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा स्तर कहिए इन कक्षाओं को या ऊर्जा सेल कहिए। तो हम ये भी इसमें पॉइंट देके लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं अगला पॉइंट तीसरे नंबर में कि इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं, ऊर्जा सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इन्होंने क्या दिखाया कि ये जो ऊर्जा सेल है अंदर से बाहर की ओर, उसमें के पहली कक्षा का नाम, पहली ऊर्जा स्तर का नाम है ना के नाम दे दिया, फिर दूसरी कक्षा का नाम है एल दे दिया, फिर एम दे दिया, फिर एन दिया, अंदर से बाहर के के एल एम एन, इस तरह से, या संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके इन्होंने दर्शाया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसी में पॉइंट देकर कि ऊर्जा स्तरों को अंदर से बाहर की ओर इनका नामकरण के एल एम एन आगे चल के ओ इस तरह से, या संख्याओं 1 2 3 4 के द्वारा दिखाया जाता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, दिखाया जाता है। ठीक, चलिए, है ना। अब देखिए और क्या किया इन्होंने, ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा पे कूदते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि इस कक्षा से इस कक्षा पे कूदेंगे तो ऊर्जा का हास्र नहीं होगा या ऊर्जा का अवशोषण नहीं होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा पे कूदेगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, किंतु जब बाहरी कक्षा से अंदर वाली कक्षा पे आएगा, आंतरिक कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा पे, यानी कि अंदर से बाहर वाली कक्षा पे, बाहर से अंदर वाली कक्षा पे कूद सकते हैं, लेकिन जब बाहर से अंदर वाली कक्षा पे कूदेंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और अंदर से बाहर वाली कक्षा पे जाएंगे तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो ये भी पॉइंट देके आप इसमें यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे चौथा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा पर कूद सकते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, किंतु जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में
कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। समझ गए? जैसा कि अभी हमने देखा बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार कि ये कक्षाएं जो हैं ऊर्जा स्तर होती हैं, ऊर्जा स्तर कहलाती है, और इनकी ऊर्जा जो होती है वह प्रत्येक कक्षा की निश्चित ऊर्जा होती है। यानी कि पहली कक्षा की ऊर्जा यानी के कक्षा की ऊर्जा निश्चित होगी, एल कक्षा की भी ऊर्जा निश्चित होगी, एम कक्षा की भी ऊर्जा निश्चित होगी, लेकिन इनकी ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। यानी कि के की अलग होगी एल से, एल की अलग होगी एम से, यानी कि इन सब के, यानी कि इस कक्षा पे बात करें तो एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, लेकिन इसका निश्चित ऊर्जा होता है, लेकिन जब दूसरी कक्षा की बात करेंगे, दूसरी कक्षा से तुलना करेंगे तो इसका इससे भिन्न होगा, लेकिन इसका भी ऊर्जा स्तर जो होगा, ऊर्जा जो होगा वो निश्चित होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है तथा विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती है। सबसे कम के वाले की हो जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद उससे थोड़ा अधिक एल की, फिर उससे अधिक एम की, उससे अधिक एन की, इस तरह से होती है। ठीक है, तो इस तरह से इस पे उसी के हिसाब से जिनका जितनी इनकी ऊर्जा होती है उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का भी इन पे वितरण किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों का इस पे इन कक्षाओं पे किस तरह से वितरण किया जाता है, बोर्ड ने ही अपनी एक जो परमाणु मॉडल तैयार किया उसी में इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निश्चित कर दिया कि इस कक्षा पे इतने इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा पे इतने इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा पे इतने इलेक्ट्रॉन। चलिए इसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं यहाँ पे याद रखने के लिए कि प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, निश्चित होती है तथा विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती है। के कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है, जबकि एल एम एन आदि कक्षाओं की ऊर्जाएं क्रमशः बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे हम लोग कक्षा बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉन इस पे किस तरह से वितरित किए जाते हैं, इन कक्षाओं पे इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कि हमने देखा कि इनकी ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती है कक्षाओं की, तो उसी के हिसाब से उस पे इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित किए जाते हैं कक्षाओं पे, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूं, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार होता है। बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार होता है, ठीक है। यानी कि ये नील्स बोर और ब्यूरी, इन दो लोगों के द्वारा ये, मतलब ये दोनों के सहयोग द्वारा बनी हुई योजना है, इसी के अनुसार ये होता है। तो इसके अनुसार क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। बोर-ब्यूरी योजना क्या है, इसके अनुसार समझिए। पहले इसमें
बोर ब्यूरी योजना में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों की किसी कक्षा पे अधिकतम संख्या जो होती है वो 2n² के रूप में होती है। यहाँ n क्या है? n कक्षा की संख्या है, यानी कि पहली कक्षा n का मान देखिए 1, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, यानी कि पहली कक्षा पे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी कक्षा पे 2 गुना 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरी कक्षा पे 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि पहली कक्षाओं पे जो होते इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होती है। तो चलिए पहला पॉइंट तो यही लिख देंगे कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, अच्छा अधिकतम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके कम भी हो सकती है, अधिक नहीं होगी, बस अधिकतम संख्या को सूत्र 2n² से प्राप्त किया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या है, कि कौन सी कक्षा है उसको व्यक्त कर रहा है n। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे बताया आपको। दूसरा बात क्या हुआ, ये बताया कि सबसे बाहरी वाली जो कक्षा होगी, सबसे बाहरी वाली कक्षा, उस पर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे अधिक नहीं रह सकता है। यहां लिख सकते हैं कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ठीक है, अच्छा जब क्या होता है कि जब कक्षा अपनी अधिकतम संख्या के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर लेता है तो बाकी आगे बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो अगली कक्षा पे चले जाते हैं, यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ऐसे लिख देते हैं, अधिकतम संख्या पूर्ण हो जाती है, यानी जितनी आवश्यकता है उसकी महत्तम संख्या पूर्ण हो जाती है, तब इलेक्ट्रॉन नए कक्षा में प्रवेश करने लगते हैं, नए कक्षा में प्रवेश करने लगते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं पे दर्शाते हैं, दिखाते हैं। जैसे आप इसको समझ लीजिए, मैं अभी तो पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पहले बता रखा है पहले भी, जैसे हाइड्रोजन है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे दिखाओगे? तो ये नाभिक हो गया और ये पहली कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। दूसरा हीलियम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम जानते हैं कि अधिकतम संख्या 2 है। जैसे लिथियम हो गया तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये नाभिक है ना, इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा पे 2 को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहली कक्षा पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होगी। अब बच गया एक और इलेक्ट्रॉन, तो उसको अगली कक्षा पे भेज देंगे, समझ गए ना। उसी तरह से अगर मैं मान लो बात करता हूँ सोडियम की, इसमें 11 को इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये नाभिक पहली कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे देखिए अधिकतम कितने रख सकते हैं? 8 को, 5 6 7, अब एक और इलेक्ट्रॉन बच गया, 10 को ना हुआ, तो उसको अगली कक्षा पे भेज देंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको दिखाना है किसी का भी, जैसे मान लीजिए क्लोरीन को दिखाना है, ठीक है, अगर हम लोग क्लोरीन का दिखाते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहली कक्षा पे 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे क्योंकि इसकी अधिकतम संख्या 2 होती है। दूसरी कक्षा पे 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8,
अब बच गया कितने, 7 को और बच गए ना। चलिए तो 7 को और बच गए तो तीसरी कक्षा पे चले जाएंगे, क्योंकि दूसरी कक्षा पे 8 को रख सकते हैं। 6 7 हो गया, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग उनके इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं पे दर्शाते हैं। अभी इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ऐसे आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।